गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल का दिन खास तौर पे अगर उसका जिक्र करें तो कल के दिन जो मौजूए बहस रहे, जो तवज्जो का मरकज़ रहे, वो फवाद चौधरी साहब रहे। एक चीज़ तो चौधरी की खड़ाक चौधरी की खड़ाक नहीं, चौधरी की भाग, खड़ाक नहीं भाग थी वो। अच्छा, दौड़ फवाद चौधरी साहब की सबसे पहले तो मैं उमर साहब से गुजारिश करूंगा वो फुटेज भी साथ में दिखाएं। एक चीज़ का हमें इदराक हुआ है कि जब आपकी जान पर आती है फिर आपकी जिसामत जैसी मर्जी हो, इंसान भागता है जान बचाने के लिए। फवाद चौधरी साहब कल जिस तरह भागे हैं, उनको गिरफ्तारी का खदशा था। जब उनको गिरफ्तार करने आए तो वो दोबारा अदालत के अहाते में दाखिल हुए और उसके बाद फिर जिस तरह उनका सांस फूला, तो मेरा ख्याल है फवाद साहब को इस चीज़ का भी रियलाइज हो गया होगा कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए भी और आपकी सियासत के लिए भी। फिटनेस जो है ना उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इमरान खान खुद बड़े फिट हैं और एक्सरसाइज तो वो छोड़ते ही नहीं है, तो मुझे लगता है मैंडेटरी कर देना चाहिए उन्हें। अपने इर्द गिर्द जितने भी उनके जो एक सर्कल में मोस्ट फेवरेट पीपल जो आते हैं उन पर भी मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें। और मैं इनके बहुत से मीम्स बन रहे हैं ट्विटर पर, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। खास तौर पर फवाद चौधरी साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब को जो मुखातिब करके एक ट्वीट किया था ना, एड्डा तू बदमाश, एड्डा तू बदमाश, तो वो मेरा ख्याल है वो ट्वीट फवाद साहब के गले पड़ गया है। और उसके बाद फवाद साहब की जो दौड़ और भाग देखी है लोगों ने। जेल भरो तहरीक भी पीटीआई ने शुरू की थी, तो जेल भरो तहरीक का एक छोटा सा ट्रेलर हमें ये देखने को मिला है। तो खैर जेल से भागने के लिए हाई कोर्ट में दौड़ लगा दिया कि हाई कोर्ट के अंदर से तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब पुलिस पहुंची थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए। तो उन्होंने वापस दौड़ लगाई और उसके बाद उनका सांस इतना फूला हुआ था, उनसे चला नहीं जा रहा था। 2 दफा गिरे हैं फवाद साहब, 2 दफा गिरे हैं। और उसके बाद वो फिर जब तक उनको गिरफ्तारी का खदशा था वो अदालत के अहाते में रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है। उसके बाद शाम को वो बाहर निकले हैं। तो खैर ये तो ज़राए तफन्नुन था, लेकिन एक चीज़ है कि फिटनेस जो है ना, सेहत होना बहुत ज़रूरी है। और फवाद चौधरी साहब की को शायद लगता है कि आज से वो जिम ज्वाइन कर लेंगे इस चीज़ के बाद। बट खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो कल की डेवलपमेंट थी वो था नेशनल सिक्योरिटी इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। तमाम अस्करी इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे और 9 मई के हवाले से सब ने यकज़बान होकर इस बात पर इत्तफाक किया कि जिन जिन लोगों ने ये अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, शरअंगेज़ी की है 9 मई के दिन, उनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा क्या, पहले वो देख लें। प्लानर्स हैं जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की। वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो, तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दो। और बेगुनाह को किसी सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने ये वाजे किया है कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कौमी सलामती कमेटी से जब इजलास से खिताब किया तो उनका ये कहना था कि यौम जो 9 मई है उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। ये बड़ी बात थी और उन्होंने कहा था कि इसको कौमी सतह पर यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंडेम तो पहले ही हुकूमती जमातें कर भी चुकी हैं और मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया है और उसमें भी उन्होंने जो है वो कंडेम किया था। लेकिन अभी जो कल की डेवलपमेंट ये हुई है वो ये है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो भी इसमें नामजद होंगे, जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होगा वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब इनका ट्रायल होगा। इन शरपसंदों का या पीटीआई के सपोर्टर्स का या जो भी इसमें मुलविस थे या जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, अब उनका जो ट्रायल मुकदमा चलेगा वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा चलेगा। मतलब ये आम अदालतों से बालाए ताक हो चुका है, अब मिलिट्री कोर्ट्स में ये चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है, हुकूमत ने तो मजम्मत की है, लेकिन जिस पार्टी के वर्कर्स ने या कुछ शरपसंद अनासिर ने ये कार्रवाइयाँ की, हमले किए, नुकसान पहुँचाया, शरअंगेज़ी की, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डिफेंसिव मोड पे आ चुकी है। फवाद चौधरी साहब ने कल जितने दो टोक अंदाज से कहा है कि किसी भी तरह से, चाहे वो पीटीआई के वर्कर्स हों, ये उनके अल्फाज थे, चाहे वो पीटीआई के वर्कर्स हों या चाहे कोई शरअंगेज जो भी लोग थे,
उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर आप पाकिस्तानी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फौज हमारी है, ये हमारे शोहदा के साथ जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई है, जिस तरह शोहदा के साथ उनकी नुकसान पहुंचाया गया है यादगार शोहदा को, तो फवाद चौधरी ने कहा कि हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं 9 मई को जो कुछ हुआ, लेकिन हम ये तवक्को करते हैं जितनी दो टोक मजम्मत फवाद चौधरी साहब ने की है, इमरान खान साहब भी ऐसी ही मजम्मत करें तो फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि लीडर की बात सुनी जाती है। फवाद चौधरी साहब ने अपने तईं तो बात की है, काबिल तहसीन है, लेकिन इमरान खान साहब से हम इस चीज़ की तवक्को करते हैं। अच्छा, अब ये आर्मी एक्ट है क्या? आर्मी कोर्ट्स और जो सिविल कोर्ट्स हैं इनमें डिफरेंट, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात किस तरह चलते हैं, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर कानून मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। मियाँ साहब, अब आर्मी कोर्ट्स में ये ट्रायल्स होंगे, आर्मी कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा डिफरेंस क्या है आर्मी कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स में? जो मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलेगा, क्या सिविल कोर्ट में वो चैलेंज हो सकता है? नहीं, सिविल कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता। इनमें जो बुनियादी तौर पे फ़र्क है वो 2 बातों का है। एक तो लफ्ज़ का फ़र्क है, वो फ़ौजी अदालतें हैं, ये आम अदालतें, बस। बाकी जैसे ट्रायल वहाँ पर यहाँ पर इन अदालतों में चलता है, वैसे ही ट्रायल उन अदालतों में चलता है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो आम सिविलियन अदालतों का निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मुलज़म जो हैं वो केस को डिले करने के लिए तारीखें लेते हैं, कभी जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसिक्यूशन जो हैं, जो मुदई होती है, मुदई और मुदई के जो गवाह होते हैं, जो रियासत होती है, पुलिस होती है, उसकी तफ्तीश वो डिले करने के लिए बाज़-औक़ात जो है वो कभी पेश नहीं होते और उनके वारंट्स निकालने पड़ते हैं। ये बेसिकली आम सिविलियन अदालतों का हाल है। फौजी अदालत में ये होता है कि आपके सामने आपका ट्रायल जब शुरू करना है उससे पहले आपकी सारी चार्जशीट जो है वो आपको बता दी जाती है, उसमें कोई डिले नहीं होता, आपको पूरा वकील करने का हक हासिल है। वो वकील उसके ऊपर केस के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, उस मुकदमे को झूठा कह सकता है, अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो विद एविडेंस जो है वो वहाँ पर पेश कर सकता है। इसलिए इसमें इतना कोई ख़ास आप कह लें कि प्रोसीजरल वाइज जो है वो फ़र्क नहीं है। हाँ, मॉरल साइड के ऊपर ये ज़रूर डिबेट चल रही है और वो हमेशा से चलती आ रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कहा जाता है कि जब ये जो आम सिविलियंस हैं इनके ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जब गैर मामूली हालात हों तो उन गैर मामूली हालात में इस तरह के इकदाम जो हैं वो करने पड़ते हैं। अब देखें मियाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं और वहाँ पर केसेस चल रहे हैं तो ये सारा दहशतगर्दी ना कि इन्होंने बाहर निकलकर शर फैलाया और दहशतगर्दी फैलाई, दहशत फैला दी, तो 780 के तहत उन कोर्ट्स में नहीं जा सकते। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं ना, ये बगावत भी है, ये रियासत के साथ गद्दारी भी है। आपने जब एक फौजी तनसीबात को जाके बराह रास्त टारगेट किया और वहाँ पर फौजी अफसरान के सामने उनको नारेबाजी की, उनको सेड्यूस करने की कोशिश की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप रास्ते से हट जाए, हमने अटैक करना है, वो मजबूरी की हालत में या किसी और सूरत हाल की वजह से वो रास्ते से हट गए, तो ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है। और फिर जैसे आपने फरमाया कि दहशतगर्दी की अदालतें तो मौजूद हैं, सो मैं बड़ा ओपनली एंड फ्रैंकली मैं खुद एहतसाबी पे बहुत यकीन रखता हूँ। आप बिलीव करें, मुझे आप भारी फीस दें और मुझे रिश्वत देने के भी पैसे दें, मैं आपको इन्हीं सदादी दहशतगर्दी अदालतों से जनवन दहशतगर्द छुड़वा के दे देता हूँ, बेगुनाह साबित करवा के दिखा। जी करवा देता हूँ, और जो गुनाहगार है उनको सजा दिलवा के दिलवाता हूँ। तो ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। और ये आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के जो ममालिक के जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स को, रूल ऑफ लॉ को, कन्विक्शन रेट को, प्रोसिक्यूशन रेट को कंसीडर किया जाता है तो उसकी कोई ठोस वजूहात है ना, वो वजूहात यही है जिनकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान अदल जो है वो आखिरी नंबरों में खड़ा हुआ है। ये वजह है सारी। अच्छा, इससे तो क्रेडिबिलिटी भी किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है। सवाल उठते हैं कि जब उसी के पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स में अदालतें लोग जाते हैं और मुकदमा चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और दूसरा मियाँ साहब ये बताइएगा, क्या सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में पॉलिटिशियंस जो हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, वहाँ पे उनका भी ट्रायल हो सकता है, या फिर आम सिविलियंस को ही उसके अंदर ट्रायल में मुलविस किया जा सकता है? जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सेक्शन है 21D, उसने इस बात की वजाहत कर दी। इसके अंदर 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जिसके बाद ये वजाहत की गई। आर्मी एक्ट उनके ऊपर लागू होता है मजमूई तौर के ऊपर जो फौज के डिसिप्लिन में लोग हैं, जितने भी आपकी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स हैं, उनके सारे एक्ट, उनके अंदर वो एक्ट जो है वो
लागू होता है, उनको कवर करता है। हर तरह का उनका बिहेवियर, टर्मिनेशन और किसी किस्म की वो डिसोबीडियंस करते हैं, वो सारे उनके हैं। लेकिन उसके बाद जब ज़रूरत महसूस की, उस वक्त हालात इस तरह के बन गए थे कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके से इकदाम कर रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है वो हो रही थी। बगावत तो के ज़ुमरे में आते जी जी, उसको फिर अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट करके फिर उन्होंने उसमें इस बात की वजाहत की कि एक तो वो लोग जो आर्मी के डिसिप्लिन में आते हैं और दूसरे वो लोग भी जिनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन वो इस तरह के इकदाम करते हैं जिससे रियासत का वजूद खतरे में आता है, या फौजी अफसरान को रियासत की फरमाबरदारी से पीछे हटाने के लिए इकदाम करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो फिर वो अफराद जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, उनका भी मिलिट्री कोड के अंदर जो है वो ट्रायल हो सकता है। तो ये कानून में सजाएं क्या है अब ये जो जिन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज होंगे उनमें किस सजाएं कितनी देर में मिलेंगी और कितनी देर में ये प्रोसीजर चलेगा सारा? देखिए, फौजदारी कवानीन में या इस तरह के मामलात में हर शख्स की जो सज़ा है वो उसके किरदार के हवाले से उसका तयन होगा। अगर तो कोई पत्थर मारने में मुलव्वस है उसको पत्थर मारने की हद तक सज़ा मिलेगी, अगर कोई तोड़फोड़ करने में मुलव्वस है तोड़फोड़ करने में सज़ा, अगर कोई फौजियों को या वहाँ पर मौजूद शहरियों को ज़ख्मी करने में मुलव्वस है उसको उसके किरदार के हवाले से सज़ा का तयन जो है वो उसके किरदार के हवाले से होगा। और जब मिलिट्री कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का प्रोसीजर ये होता है, आम तरीके से तो आम अदालतों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उनमें हर बंदे को उसके किरदार के हवाले से विद एविडेंस उसका चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये तुम्हारे के ऊपर इल्जाम है और उस इल्जाम की सपोर्ट में ये एविडेंस है। इस एविडेंस में तुम्हारा क्या मौकफ है, उसको वकील करने का हक दिया जाता है। वो वकील उस एविडेंस को थ्रेश आउट करता है या नेगेट करता है, वो अपना मौकफ देगा, मैं वहां पर मौजूद था, विद एविडेंस आपने वहां, ये आम तरह वाला जवाब नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारी अच्छा मियां साहब चल जाती है। सिविल कोर्ट्स में तो ये तरीका होता है ना कि अगर वकील सिविलियन कोर्ट्स, हाँ सिविलियन कोर्ट्स में अगर वहाँ पे कोई फैसला उसके खिलाफ आता है तो उसके पास अपील का हक होता है और वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकता है। तो यहाँ पे क्या तरीका कार है? यहाँ पे कोई अपर फोरम है ऐसा जहाँ पर अगर आप मुतमईन नहीं है किसी और फोरम में आप रुजू कर सकें? बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जहाँ पर भी अगर कोई मुल्ज़िम ये समझता है दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन में या 184(3) में। अगर वो ये समझता है कि उसके बुनियादी आईनी हकूक की वायलेशन हुई है इस ट्रायल को कंडक्ट करने के दौरान या इस कन्विक्शन के दौरान जो है वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, या जिस जज ने या जिस फील्ड FJMC जिनको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाले, अगर उन्होंने उनका दायरा इख्तियार नहीं था इस मुकदमे को सुनने का हाँ। लेकिन उन्होंने सुन लिया है और उस बुनियाद के ऊपर वो अदालत में हाई कोर्ट में रिट के जरिए उसको चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर 245 के तहत हाई कोर्ट में फौज को अगर आपने तलब कर लिया गया है तो फिर कुछ हद तक 199 में जो हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो बंदा वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लातादाद लोगों ने अपनी जो कन्विक्शंस हैं उनको चैलेंज किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, डिसाइड भी हो चुकी है। और सबसे ज्यादा ये भी पाकिस्तान की आप कह लें कि हिस्ट्री में हुआ कि इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा मजमूई तौर के ऊपर 25 सिविलियंस का जो मुकदमात है वो फौजी अदालतों में चलाए गए और उनमें से उनको सजा हुई। राइट। तो उनकी अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में अच्छा, अभी जो इमेच्योर बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर थे वो तकरीबन जो एज ग्रुप देखे ना वो 16-17 से 22-23 साल तक के इस एज ग्रुप के लड़के थे जो इस काम में मुलव्विस थे सारे, और अब जो अंडर 18 है क्या उनके लिए भी उस तरह से ही सजाएं होंगी जो कि अबव लोगों के लिए होंगी? और प्लस बहुत से ऐसे लोग थे जो कि आए ही मतलब यहाँ के पंजाब के रेजिडेंट नहीं थे, आए दूसरे इलाकों से थे, तो उनको किस तरह से, क्या उनका भी मुकदमा यहीं पर चलेगा या फिर वहाँ पर चलेगा जहाँ से वो उनका ताल्लुक है? नहीं, जहाँ पर वकूआ हुआ ना, पहली तो बात आया वो जहाँ से कहीं से मर्जी है, राइट, लेकिन जहाँ पर वकूआ हुआ उस प्लेस ऑफ अक्रस के ऊपर जो फौजदारी कवानीन में ये बात लिखी हुई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वहाँ पर होगा। दूसरी बात रहेगी बच्चों की हद तक जब ये बात कोई सामने आएगी कि वो 18 से कम एज का है तो उसका ट्रायल कैसे कंडक्ट करना है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान के आप कह लें वो एक टर्म यूज़ होती है बच्चों के ट्रायल्स के हवाले से, वो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और उसके साथ एक बात ना बड़ी वाज़ेह है, देखिए अगर
किसी के ज़हन में ये तासुर है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स से किसी किस्म की नाइंसाफी होगी हाँ। और अगर वो होगी तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी दाव पे लगेगी अगर वो किसी के साथ ज्यादती करें। राइट। अल्टीमेटली उस बंदे ने अपील के अंदर तो जाना ही जाना है। हाँ। अपील में जाके अगर उसने किसी जगह पर ये बात बताई और वो साबित हो गया ये बात कि वाकई फौजी अदालत ने इसका ट्रायल मुकम्मल करते हुए, इसका केस कंक्लूड करते हुए इन कवानीन को और इन राइट्स को मलहूज़े खातर नहीं रखा, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी जो है वो शेक होगी। सो हर प्रोसीजर जो है, हर कानून जो है, हर शिक जो है वो प्रॉपर तरीके से थ्रैश आउट की जाएगी। मेरे ख्याल में मैंने बहुत कम देखे हैं बात ना, जब हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं तो उसमें इस बात का हमें मॉरल प्रेशर जरूर आता है। ये बात हम इसे नापसंदीदा जरूर कह सकते हैं कि ये सिविलियंस हैं तो इनके साथ फौजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप हालात देखें। हाँ। आप ना इस वकूवे की शिद्दत का अंदाजा लगाएं कि एक आपका कैप्टन शेर खान, जिसके बारे में इंडियन जर्नल ने लिखा कि यार ये एक गन के साथ 2 अपने सिपाहियों के साथ आ गया और ये इतनी दिलेरी से लड़ा कि मैं इसकी दिलेरी का कायल हो गया हूं। आप उसकी तस्वीर को उठा के और वो क्या उसे कहते हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं, हाँ, और आप इसका मैसेज क्या जा रहे हैं। अब देखिए आलमी सतह के ऊपर इस इंसिडेंट को जरा कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। दुनिया क्या सोच रही होगी कि जो लोग, जो फौज, जो रियासत अपने एक 4 दीवारी का जो है वो हिफाजत नहीं कर सकी, तो वो आदमी असासों की क्या बात करेगी। बिल्कुल सही और ये लिंक जो है ये इमरान खान साहब के आप टेन्योर के साथ आप मिलाकर पढ़ें। खान साहब आए, कश्मीर गया, खान साहब 3 साल रहे और उन्होंने पाकिस्तान को कर्जों में ऐसा जकड़ दिया तो किसी भी रियासत को दिवालिया करने के लिए काफी होता है। और आखिरी बात क्या बती है पाकिस्तान के पास कि ये एटमी असासे पाकिस्तान के जो है वो जब्त करवाने के लिए ये हालात पैदा कर रहा है। पुराना खासा हालात उस जानिब जाने की जो है ना इस तरह जा सकते हैं, सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। नाजरीन हमें एक ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है कल, उसी पर बात करेंगे और बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और सबसे तशवीशनाक जो अमल ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि शनाख्त परेड में इसमें मुलव्वस होगा तो फिर उसका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा, लेकिन जो शरपसंद अनासर है जो ये इस तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस थे उनका गिरफ्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सही मायनों में इंसाफ भी डिलीवर हो। और जो लोग भी इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस निकले हैं, जो कि हमारे शहीदों की यादगारों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जो कोर्ट्स पे, कोर्ट कमांडर हाउसेस पे अटैक किया है, तो उन शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आइंदा के लिए मिसाल कायम हो। अगर अब कोई ऐसी एग्जाम्पल कायम नहीं की गई तो फिर जो जत्था उठेगा वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इन जगहों पे जाके हमले करेगा। तो ये बहुत जरूरी है ऐसे अनासिर का कला कमा किया जाए। इसी पर बिल्कुल आप प्लीज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नईम खालिद लोधी साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तज्जियाकार है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये जो मुकदमा, वालेकुम अस्सलाम, अब ये जो मुकदमा चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? अगर सिविलियन है तो फिर उनके मुकदमा सिविलियन कोर्ट्स पे नहीं ये चलने चाहिए हैं? जी, ये वहाँ मेरा ख्याल इस तरीके से दूर मैं कर देता हूँ कि 2 ऐसी जराइम हैं जिनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। एक है कि जो बगावत करे मुल्क के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़, और दूसरा है जो जासूसी करे मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़। तो चूँकि इस किस्म का इंडिया दिया है ISPR ने भी, और बाद में ये भी जो बयानिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, कि इसमें बैरूनी हाथ भी हो सकता है और उनके अंदरूनी सहूलतकार भी हो सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि इसमें जासूसी के इम्कानात भी हैं, इसमें बगावत के इम्कानात भी हैं। तो ये 2 जो हैं, तो ये मैं वादे करने के बाद फौरी तौर पे ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आम तौर पे ये ख्याल किया जा रहा है कि ये किसी एक पार्टी का काम है या किसी के, उसमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जब तक कि ये चीज़ें साबित नहीं हो जाती। गो के जब फौज कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं तो वो सबूत फिर देखने चाहिए, लेकिन वो सबूत फिर देखने चाहिए किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिव मिशन को। मेरे ख्याल में एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी एक और बयान दे रही है और इंस्टीट्यूशन एक और बयान दे रहा है, तो इसको सही पता लगाने के लिए, क्योंकि बहुत घिनौना जुर्म है। हमने ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको तख्तो ताराज किया जाए और जो मिलिट्री के ऐसे रेड लाइंस हैं उनको क्रॉस किया जाए। इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि
लोग हैरान हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ। नॉर्मली मैं भी कोर कमांडर रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि कोर कमांडर के घर तक लोग पहुंच जाए और अंदर घुस जाए और सब कुछ हो। तो ये कोताही उन लोगों की भी है जिनके जिम्मे इसकी हिफाजत थी, लिहाजा कोर्ट मार्शल उनका भी हो सकता है जो कि यूनिफॉर्म में थे। और बाकी सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल होगा जो ऐसे होगा जो मैं कह रहा हूँ। बाकी जो लोगों ने बलवा वगैरह किया है, आम जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आते, उनको मेरे ख्याल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके मुकदमे। अच्छा लोधी साहब, इसके ऊपर सर इसके ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान ये उठ रहा है कि पुलिस कहां पर मौजूद थी? फौज के पास तो सिवाय डायरेक्ट फायर करने के या कोई एक्शन लेने के उनके पास तो कोई और चीज नहीं होती, ना तो वाटर कैनन उनके पास होती है, ना टीयर गन्स होती हैं, तो पुलिस का भी वहां पर काम था। तो ये इसके हवाले से ये भी शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि इतना इजीली कंटोनमेंट एरियाज में लोगों की एक्सेस हो जाना, कोर कमांडर हाउस तक चले जाना, कोई रेजिस्टेंस ना होना। तो सर आपको नहीं लगता इसमें भी शुकूक व शुबहात बहुत से इफ एंड बट्स के साथ जन्म ले रहे हैं? जी देखिए, पुलिस है, उसके बाद रेंजर्स है, फौज की बात तो बाद में आती है, फिर आपके पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं जो आपको बताते हैं कि लोग चल पड़े हैं, वहाँ पर ये ऐलान हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बहुत कुछ हो सकता था। 2 पुल ही आप बंद कर देते, माल रोड वाला और जेल रोड वाला, तो लोग आगे आ ही नहीं सकते थे, या बाद में इनको गिरजा चौक पर या दाएं में कहीं पर रोक देते। बहरहाल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस मामला है, और चूंकि सजाएं बहुत सख्त होना ज़रूरी हैं और इमीडिएटली होना ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही न्यूट्रल और अच्छी हो और प्रोफेशनल्स के हाथों में हो। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होगा कि कोई अच्छा सा इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाया जाए जिस पे सबको एतबार हो और वो उसमें प्रोफेशनल्स हों और वो फौरी तौर पे इन सारी चीज़ों का पता लगाए। तमाम साइडें अपने अपने प्रूफ उनके सामने रखें, बिकॉज सभी कह रहे हैं कि हमारे पास इसके सबूत हैं, तो काउंटर सबूत भी लोग कह रहे हैं। तो ये मामला ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे रफा दफा हो नहीं सकता, एब्सोल्युटली, बट सर रफा दफा नहीं हो सकता और शक व शुबा में आप लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। और फिर ये भी मैं कहूँगा, 2 बातें और कहना चाहूँगा कि ये जो 5000 लोग पकड़ लिए हैं, ये 5000 में से अगर 30-35 हैं तो आप मजीद लोगों को अपने खिलाफ करने की बिला वजह कोशिश कर रहे हैं। और जब आप लीडरशिप को पकड़ लेंगे तो लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? लीडरशिप को छोड़ें वही और उनके जिम्मे लगाएं कि अगर आइंदा ये हुआ तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। और तीसरी बात ये कि ये जो जल्दी में कह दिया गया जी 9 मई को हम यौम स्याह मनाएंगे हर साल, ये जरा जल्दी है, इसमें थोड़ी सी रुक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हुआ क्या है एक्चुअली। अच्छा लोधी साहब, बाद ही इस किस्म के फैसले होने चाहिए। लोधी साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लोधी साहब आप क्या समझते हैं, ये जो मॉब था इसको पीटीआई की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी? गो के पीटीआई के जो लीडर हैं अब तो वो उनकी जो पार्टी की आदत है मजम्मत कर रही है इस वाक़े की। आपको क्या लगता है कि उस टाइम दानिस्ता इनको उकसाया गया था वहाँ पर जाने के लिए, या एक इत्तफाकिया एक मॉब था जिसकी एक गुस्सा था उनको इदारों के ऊपर, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, वहाँ की जानिब चल पड़े? आपको बज़ाहिर ज़ाती तौर पे सर क्या इससे? और सर ये भी बता दीजिए, आपने बोला कि आप खुद कोर कमांडर रह चुके हैं, तो कोर कमांडर हाउसेस में कितने सिक्योरिटी बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस करके कोई सिविलियन या कोई फौजी बंदा भी उसके अंदर एंटर हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन है। अगर मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं, पर इतना ही कह देना काफ़ी है कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस पहले आपको बता देती है, आप अलर्ट होते हैं, आपको पता है कि आज शहर में ये हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, तो आप पुलिस, रेंजर्स और अपने बहुत सारे, तो ये गोली चलाने वाली वो ये बात सही है। अगर कोई अफसर ये कहे कि मैं अपने लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, तो वो तो हम सब कहते हैं, फौज है इसीलिए कि दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए। बार इसको यहीं पर हम छोड़ते हैं। वो जो पहला सवाल आपने किया उसमें देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा ख्याल है कि ये साबित भी है और साबित हो भी जाएगा कि पीटीआई की लीडरशिप ने ही कहा कि लोगों को डायरेक्शन दी कि आप इस डायरेक्शन में जाएं या उस जगह पर जाएं। लेकिन जो साबित करने वाली बात है वो ये है कि क्या उन्होंने ये भी कहा कि आप अंदर चले जाएं और लूट मार करें और जलाओ घिराव करें? ये शक वाली बात है। लेकिन वो पहली वाली बात को इस्तेमाल करके दूसरी बात को खुद ब खुद अज्यूम कर लेना, ये खतरनाक बात है मेरे ख्याल में। मेरे अपने ख्याल में हमारे जो दुश्मनों की एजेंसीज हैं उन्होंने भी काम किया है, और वो लोग पाकिस्तान के अंदर जो वो लोग जो लड़वाना चाहते हैं पीटीआई को और फौज को, उन्होंने भी इसमें ये राइट सर बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी जो पाक फौज है उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर चुके हैं कि किस तरह से मतलब उनको पत्थर मारे गए, घरों के अंदर एंटर होके फिर डायरेक्ट उन पर हमले किए गए, नारे लगाए गए ऐसे, लेकिन पलट के उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, एक बात नहीं की,
कोई एक पलट कर होता है ना कि मुंह से कुछ कहा भी हो, तो ये उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन इदारों को अब अपना हिस्से का काम करना है। जो जो शरपसंद अनासिर इसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ दो टोक बगैर किसी अगर और मगर के कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त का तकाजा भी यही है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, कल एक जानिब तो बड़ा अहम जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जारी था वो तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान बड़े मुतहरिक हैं और उन्होंने बड़े जो पहले खबर बहुत टाइम से रही थी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो डैम फंड्स बनाए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो बनाए गए थे, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, उनके कहने पर बनाए गए थे, उसकी तफसीलात जमा करवाएं। इसके अलावा जो जजेस हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टाफ है, जो वहाँ पर जजेस हैं, उनको कितनी मरात और कितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो भी जो है वो तमाम जमा करवाई जाएं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तलब कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया, वो तो पेश नहीं हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं होंगे, ये फुल कोर्ट में तय हुआ था। हाँ, फुल कोर्ट में तय हुआ था और डैम से मुतालिक कोई भी वो इस पर बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बात करनी चाहिए। वो सिर्फ भाषा डैम जो उन्होंने कहा वो जेरे समात है, सिर्फ इसकी तफसीलात नहीं दे सकते। सिर्फ भाषा डैम की जेरे समात। लेकिन अब बहुत से सवालात इसलिए जन्म भी ले रहे हैं क्योंकि एक जानिब नून लीग जो है वो जजेस के हवाले से बड़ा सख्त बयानियां रखे हुए है और दूसरी जानिब फिर मजीद इस हवाले से अब साकिब निसार साहब वाला मामला भी है, माजी में जो कुछ करते रहे उनको भी तलब किया है। तो एक बहुत बड़ी बहस है जजेस के हवाले से, जो नून लीग का नैरेटिव है बड़ा भरपूर होकर वो सामने आ रहा है। बिल्कुल सामने है वो, ये वजह से कि वो अदलिया को अटैक कर रही है। और इसकी एक हालिया मिसाल परसों हमने देखा कि जब मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ना जो फैक्ट्स और फिगर्स आपसे शेयर करती जाऊँ, ये जब नूर आलम खान के पास ये सारा डाटा गया तो उन्होंने मीडिया से भी शेयर किया। उसके मुताबिक जो एक जज है उसकी तनख्वाह सदर और वजीर आजम से भी ज्यादा है। उन्होंने नूर आलम खान ने तफसीलात पढ़ते हुए बताया है कि सदर मुमलिकत की जो तनख्वाह है वो 8,96,550 रुपए है, जबकि वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी तनख्वाह 2,01,574 रुपए है। एक जो वफाकी वजीर है, कैबिनेट मेंबर है, उसकी तनख्वाह है 3,38,125 रुपए और जो MPA है, MNA है, कौमी सलामती के जो मेंबर है कौमी असम्बली के, उनकी तनख्वाह है 1,88,000। अच्छा, अब इस सब पर भारी है एक जज की तनख्वाह। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तनख्वाह है जी 15,27,399 रुपए। बिल्कुल जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी तनख्वाह है 14,70,711 रुपए। अब नून लीग का ये जो जजेस के हवाले से ख़ास तौर पे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका इस हवाले से बयानिया आखिर किस हद तक मजीद बढ़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर नून लीग राना मकबूल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, ये जो जजेस के हवाले से नून लीग का बयानिया बहुत मजबूत से तगड़ा होता जा रहा है। इससे पहले सर हमने एक वोट को इज्जत दो का बयानिया देखा था जो कि कुछ देर चला, उसके बाद फिर उसकी ताब ना ला सका, फिर उसके बाद बयानिया बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हुआ, उसी बयानी को लेकर खान साहब बढ़ते रहे। अब अदलिया मुखालिफ जो नून लीग का बयानिया है सर, मकसद क्या है नून लीग का, इस तमाम तर नैरेटिव के पीछे एजेंडा क्या है, नून लीग चाहती क्या है, ज़रा इस बारे में सर थोड़ी आगाही दीजिएगा हमें। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि अदलिया मुखालिफ नहीं है। ये सिर्फ 2-3 साहबान हैं, ऑनरेबल जज साहबान हैं, जिनके कंडक्ट की वजह से ये सारी तकालीफ हुई हैं। बाकी अदलिया का क्या कसूर है? कभी उन्होंने उन जजेस को जो सीनियर मोस्ट हैं, जैसे सरदार तारिक है, काजी ईसा है और मंसूर अली शाह है और लोग हैं, कभी उनके बारे में कोई बात हुई है तो साकिब निसार के बारे में हुई है, बात हुई है तो शाहद हसन खान के बारे में, और बात हुई है तो मौजूदा जो हैं उनके बारे में बात हुई है। आपने अगर रीमा उमर की वो पूरा बयान सुन लिया हो कि अगर 18 के 18 केसेस में वही जज बैठेंगे 2 या 3 और सारे मुल्क के फैसले करेंगे और कभी भी फुल कोर्ट जो है बेंच नहीं बनेगा कंसेंसस के लिए, तो आप क्या समझते हैं इसका क्या मानी है? और आप विच हंटिंग करते रहेंगे, आप आइन को 3 बंदे रीराइट करेंगे और 63A की खुद अपनी ही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे
और आइन की अपनी ही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे जो कि जुडिशियस नहीं होगी, तो उसका तो क्या सर, उसके रिजल्ट लिए होगा? बिल पास करवा लिया ना आपने, बाकी जजेस जो है, बात सुन लेना, बाकी जजेस काबिले एहतराम है सारे के सारे, ये भी हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन बात यह है कि अपना जो फर्ज है, ड्यूटी जो है, वो तो जुडिशियसली निभानी चाहिए ना, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन राणा साहब, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है, मैं इसको कैटेगोरिकली फोर्सफुली रिफ्यूट करता हूँ। ठीक है राणा साहब, जो नून लीग है अदलिया के खिलाफ है, आप इस बात को काइंडली जरा डिस्कर्न करने की कोशिश करें कि कभी वो जज जो हैं उनके खिलाफ कभी को बात हुई है, मुझे आप बता दें। राणा साहब, नहीं हुई ना सर, ये तो एक हमारी सियासी जमातों का शुरू से एक वतीरा रहा है कि मीठा मीठा यही अदलिया थी सर, यही अदलिया थी। पिछले साल के बयानात देख ले, जब खान साहब की वो जो एक रिजीम चेंज हुआ था, खान साहब को बेदखल किया गया था हुकूमत से, तो सर इसी अदलिया के बारे में खान साहब का वही लहजा, वही तलखी थी जो आज नून लीग की है। उस वक्त खान साहब को अदलिया का लगती थी है ना, और लेकिन सर आज नून लीग जो है वो मुखालिफ है और खान साहब अदालतों के हक में है। तो सर ये पसंद नापसंद के पैमाने क्या हैं राणा साहब? ये पसंद नापसंद की बात नहीं है, हमको खान साहब के उनकी टेम्परामेंटल पर्सनैलिटी के को मुकल्लद है, हमने उनकी तकलीद करनी है। देखना यह है कि केस टू केस आपको देखना पड़ेगा कि केसेस में इंसाफ किस तरह हो रहा है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक केसेस हैं तो जो उन्हीं के हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे ना, आप ऐसे तो ना करें ना कि जी उन्होंने ये कहा तो आप भी ये कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से चलते होंगे। तो हमारी तो लाइन बिल्कुल सीधी है, अगर आप ऑब्जेक्टिवली फैसले करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और सही फैसले करेंगे तो क्यों लोग चीखो पुकार करेंगे। अगर आप ये करेंगे कि जो कि हो रहा है तो फिर क्या होगा? सर, अगर राणा साहब अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अदालतों के हवाले से कोई एक तारीख का तायुन मिल बैठकर करें, एक से ज्यादा दफा उन्होंने टेबल पर बिठाया दोनों स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत को और पीटीआई को, तो सर इसमें गलत क्या है? आप समझते हैं ये मुनासिब था इलेक्शंस के हवाले से जो डेट फाइनल करनी थी? जब सियासतदान नहीं एक टेबल पे बैठेंगे तो फिर इदारे ने अगर आके उसमें मैं समझता हूँ कि हम सबको थोड़ा स्टडी करना चाहिए आइन को भी, और आइन की जो बेसिक है दैट इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी। आप प्रोप्राइटी और जुडिशियसनेस जो है उसके साथ आप चलते हैं। अब आप एक दिन पहले उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, अब एक प्लान के तहत अगर वो असेंबली डिसॉल्व कर देता है, वो क्यों डी-इन्फ्रेंचाइज करता है अपने सारे के सारे सूबे को? वाई? दूसरी बात ये है कि जब एक्शन जो हमारा इलेक्शन स्कीम है वो ये नहीं है कि अलग अलग हो। अब देखिए, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि केयर टेकर जो हैं वो हैं पंजाब और केपीके में। अब ये इलेक्शन हो जाते हैं तो कल नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, तो वहां से केयर टेकर कहाँ होंगे सूबों में? तो इसलिए इसमें सिमेट्री जरूरी है। ये जो वेस्टमिनिस्टर पैटर्न है ना, मॉडल है, उन्हें हमें देखना चाहिए जो इंडिया में है, ब्रिटेन में है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ द डे इलेक्शन कराती है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन कराते हैं। जो आपका मौक़िफ़ है, आपने उसको कहा भी है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अदलिया को टारगेट करें, तो फिर अब आकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब करना जो हमारा मौजू है जिसके लिए हमने आपको दावत भी दी है। फिर दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह, जजेस की क्या तनख्वाहें हैं, उनकी तनख्वाहों पर बात करना, उनकी मरात पर बात करना कि उनकी मरात और तनख्वाहें तो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा है। क्विकली जवाब दीजिएगा, वो इस वजह से है ताकि वो रिश्वत ना ले सके, उनको फुलफिल किया जा सके, उनको एक रिस्पेक्टेड वे में ये कहा, इस वजह से इतनी मरात दी जाती है? अरे कोई प्रोपोर्शनेट भी तो होनी चाहिए ना। देखो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किसी की परफॉर्मेंस का, आपने केपीआई सुना होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, और तनख्वाहें, एमोलुमेंट्स, रिम्यूनरेशन, फैसिलिटीज जो हैं ये परफॉर्मेंस रिलेटेड होनी चाहिए। राइट। अगर आपकी परफॉर्मेंस ये हो कि आपका डिस्पोजल 4 लाख केस पड़ा हुआ हो, डिस्पोजल परफॉर्मेस रिलेटेड होनी चाहिए है। राइट सर, टाइम बड़ा शॉर्ट है, थैंक यू सो टाइम। और ये था जी जो उनकी जजेस की और जो चीफ जस्टिस हैं उनकी ग्रॉस सैलरीज और उनकी मरात पर जो है अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान बरहम नजर आ रहे हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि पता चले आवाम के सामने आए इनको कितनी मरात मिलती है। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक।
वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की, जो कि दिन ब दिन जो है वो नीचे से नीचे चलती जा रही है। और हमारे पास रिजर्व तो वैसे है नहीं, डॉलर्स हमारे पास है नहीं है कि अगर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है अर्जेंटली तो हम उसको इंपोर्ट कर सके। अब दो ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं। एक तो IMF के साथ जो हमारे रिव्यू चल रहे हैं वो रिव्यू जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो ताकि IMF ग्रांट कर दे हमें किस्तें। अब ये फैसला किया गया है कि जब तक जो रिव्यू के लिए IMF का वक्त पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता है तब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इकोनॉमिकली जो फिगर्स हैं वो शेयर नहीं किए जाएंगे IMF की टीम के साथ, क्योंकि IMF ने जो शराइत कही थी उनको पूरा कर दिया गया है। दोस्त ममालिक से उन्होंने फिर गारंटी का बोला कि वो रिटन में गारंटी लिख कर दे कि अगर IMF आपको किस्त देता है तो वो फिर कर्जों की सूरत में वो वापस नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि IMF के साथ ताहाल मुज़ाकरात हमारे नहीं हुए हैं और अभी तक कोशिश की जा रही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास रहती है वो है चाइना। कोई चाइना हमें इतना सपोर्ट करे। माहिरीन ये ही कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, इसके अंदर तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो चाइना है, कि चाइना से पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे और चाइना ही हमारे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर सकता है, अदरवाइज इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अब मुआशी आशारिये कह क्या रहे हैं, मुआशी हालात जा किस जानिब रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो कि मारूफ माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, एक जानिब तो हमारे मुआशी हालात, फिर उस पर सितम बालाए सितम हमारे सियासी हालात, वो मज़ीद हमारी मईशत के हवाले से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि इससे हमारे हालात खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी है, बेचैनी है। तो सर, किस जानिब हालात जाते दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास अब अपनी मईशत को ठीक करने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं कि IMF इस बात का पाबंद है कि वो पाकिस्तान को कर्जा दे, क्योंकि ये हमारा राइट है। कोई हमें वो एहसान नहीं कर रहा है, सिर्फ वो अपने मुतालबात पेश कर सकता है, लेकिन चूंकि हम मेंबर हैं उसके तो IMF को मना नहीं कर सकता। नंबर एक तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। इस वक्त एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी आ गई जिसका इशारा आपने भी किया है। देखिए, ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है जून में, इसी जून 2023 में 1.5 महीना बाकी है। हमारा बजट जो है वो 9 जून को आना है और अभी IMF से हमें 2 किस्तें मिलनी हैं, तो उसका टाइम तो बज़ाहिर नहीं है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि 9 जून का जो बजट है वो पेश करेंगे, उसमें IMF से जो रकूम मिलनी है उसके तखमीने वो शामिल कर देंगे, जो कि परफेक्टली नॉर्मल है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी ये नहीं हम कह सकते कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखिए, IMF ने हमसे ये कहा कि जी अदायगी के तवाज़ुन में जो फ़र्क है 30 जून तक वो आप पूरा कर दें। वो बहुत छोटा सा मसला है, वो कोई हमारे लिए बड़ा मसला नहीं था, लेकिन मसला एक पैदा हो गया और वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि आप हमारी सिफारिश कर दें, IMF डिले कर रहा है जी। अब इस डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया वो ये दिया कि जनाब वो तो बहाल ऐसे नहीं हुआ करता, आप पहले मईशत में इस्लाहात करें। अब मईशत में इस्लाहात एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IMF ने जो हमें अभी किस्त देनी थी उसके बाद अगली किस्त से पहले वो ये कहना था उसको कि जो आप बजट बना रहे हैं उसमें हमसे मशवरा करें। अब उन्होंने इस किस्त से पहले ये कह दिया कि जी जनाब ये आप हमें अगला बजट हमारी मंजूरी से कराएं, हमारे मशवरे से कराएं। और जो आपने बात की, दूसरी एक परेशानी ये आ गई कि देखिए हुकूमत ने फैसला किया था, गलत किया था, कि जो बाइक वगैरह में छोटे छोटे लोग हैं वो पेट्रोल लेते हैं, उनको कुछ हम मराद दे दें, लेकिन वो पैसा मालदार लोगों से रिकवर कर लें। लेकिन IMF ने मजबूर किया पाकिस्तान को कि आप वो स्कीम वापस लें और हमें उनको यकीन दहानी करानी। और फिर वापस ले भी गई ना सर। अच्छा, अभी आपकी गुफ्तगू से जो मुझे बात समझ आई है, एक ये कि IMF से हमें अगर बजट नहीं वो किस्त नहीं भी मिलती है तो भी बजट के अंदर हम वो तखमीना लगा सकते हैं कि जब पैसे आएंगे तो फिर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये दुरुस्त कैसे है? हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम इनके साथ हो ही ना, हमें चाइना की तरफ जाना पड़े। एंड सेकेंडली, ये जो बजट अभी 10 जून को पेश हो रहा है, क्या IMF ने इसके लिए बोला है कि वो हमारी अप्रूवल से बजट पेश किया जाए या फॉर द नेक्स्ट ईयर? जी बिल्कुल, 9 जून के बजट में वो कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, शरारत यही हुई है कि आप वो ये कह रहे हैं इस बजट में भी आप हमसे मशवरा करें। लेकिन एक और मसला हो गया इससे बड़ा। वो मसला ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो स्कीम तो उन्होंने वापस ले ली, जो पेट्रोल सस्ता देना था, लेकिन उनको ये पता है, IMF को 3 चीज़ें हैं। उनको ये पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपने 21 अरब रुपए देने हैं, वो फैसला अभी तक वापस नहीं हुआ। तो अभी वो देखना चाहते हैं IMF कि आया पाकिस्तान को वो पैसा देना पड़ता है।
अगर वो देना पड़ता है जून से पहले तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा, ये 21 अरब का बजट खसारा बढ़ेगा जो उनको कबूल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि देखिए पाकिस्तान में सियासी हंगामा आ रही है, पाकिस्तान में हंगामा आ रही है। दूसरी, हुकूमत के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है, मुस्तकबिल उनको पता नहीं है हुकूमत का। IMF ही देख रहा है कल को ये हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, 21 अरब रुपए और ये बेयकीनी फैसले की, इसके लिए IMF ये कह रहा है कि हम इंतज़ार करेंगे। कह नहीं रहा है, मतलब उनका नज़र आ रहा है कि वो इंतज़ार करेंगे, ये फैसला क्या होता है उससे पहले वो किस्त देने के लिए तैयार नहीं है। तो सर इस तमाम तर मामले के लिए चाइना पर किस हद तक हम रिलाई कर सकते हैं, चाइना हमारी किस हद तक मदद कर सकता है? जी, बहुत अहम सवाल है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, लेकिन तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चीन हमें अगले चंद महीने तक IMF के प्रोग्राम के बगैर गुजारा करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अक्टूबर नवंबर भी गुजर जाए तो शायद वो हम अफोर्ड कर लेंगे। ये हुकूमत में कामयाबी भी मिली है कि पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट हमारा फाजिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है करंट अकाउंट मजीद नहीं बढ़ रहा है, मार्च में भी फाजिल रहा, अप्रैल में भी रहा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, मईशत तबाह हुई, लेकिन चीन कितनी भी मदद करे IMF के प्रोग्राम का मुतबादिल नहीं हो सकता। राइट। लेकिन हमारी हुकूमत ने अब बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ये फैसला किया है कि हम कुछ ना कुछ मराहत देंगे अपने अवाम को, क्योंकि महंगाई बहुत है। IMF का प्रोग्राम अगर ये $2 अरब की जो 2.2 अरब की किस्तें नहीं मिलती है तो ना मिलें, लेकिन इंतखाबात के फौरन बाद अगली हुकूमत दोबारा IMF के पास जाएगी कि जी आप नया प्रोग्राम दें। वो उसमें चंद महीने लगते हैं, उनकी शराइत बहुत सख्त होंगी। चीन उस वक्त तक आपको संभाल लेगा, वो आपको पैसे दे देगा कि आप डिफॉल्ट ना करें। लेकिन ये समझना कि चीन की मदद से हम IMF के प्रोग्राम के बगैर जिंदा रह सकते नहीं, क्योंकि आलमी बैंक उसके साथ कर्जा वहीं से मिलेगा। अभी पाकिस्तान को जनेवा का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो आपको $9.7 अरब के कर्जे मिलने हैं, वो भी IMF की शर्त से हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, आलमी मार्केट में आगे जाता है। तो फिर पाकिस्तान की बरामदात सारी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को हैं, चीन को तो नहीं है। रेमिटेंसेस भी वहीं से आती है, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE। तो हम इस हालात में चीन की मदद से नए प्रोग्राम में जा सकते हैं। इस प्रोग्राम को ये हुकूमत चाइनीज गवर्नमेंट हमें देगी कर्जे और ये जो डॉलर्स देगी वो, या फिर जिस तरह से पहले हम जो चाइनीज बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनसे भी तो हम कम शरह सूद पर कर्जे लेते रहे हैं ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी या प्राइवेट सेक्टर? देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी हुकूमत की इजाजत के बाद ही दिया करता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हुकूमत दे, स्टेट बैंक में पैसे जमा कराए या कमर्शियल, या दोनों दें। लेकिन क्या हम ये अगले दिसंबर के बाद भी उससे गुजारा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इसलिए मैं जो चीज़ वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, अगर ये हुकूमत फैसला करती है, मुश्किल फैसला है कि $2.2 अरब की किस्त नहीं लेनी, ख़त्म करें प्रोग्राम को। इलेक्शन के बाद दोबारा आप IMF के पास जाएंगे, उस वक्त तक चीन हमें संभाल लेगा। लेकिन उस वक्त अमेरिका के इशारे पर जो सियासी शराइत अमेरिका की होंगी बचाने के लिए, जो IMF की शराइत होंगी वो बहुत सख्त होंगी। लेकिन सिद्दीकी साहब, सर ये भी जरा वाजे कीजिएगा। देखें, ये तो आपने वाजे कर दिया बिल्कुल कि चीन जितनी मर्जी हमारी मदद कर ले, लेकिन वो किसी भी तरह से IMF का अल्टरनेट नहीं हो सकता, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। सर आगे बजट की आमद है, आपने कहा कि IMF जो है इस हवाले से वो भी अपनी शराइत देगा, वो कह रहा है कि हमसे मुशावरत करें। तो सर फिर इससे तो यही लग रहा है कि बजट खदशात हैं कि ये बजट में ज़्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं होगी। अगर IMF की इसके अंदर शराइत शामिल होंगी तो फिर तो उसी तरह सर महंगाई में बजट के हवाले से तो आम आवाम के लिए तो रिलीफ मिलने का फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। जब भी IMF ने डिक्टेट किया है, बजट के हवाले से बात हुई है, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो अपने लल्ले तल्ले कम नहीं किए, डायरेक्ट टैक्सेस लगाकर महंगाई में इजाफा किया है। मुतासिर तो आम आदमी हुआ है। सर देखिए, आपने अहम नुक्ता उठाया है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बड़ी अहम बात है इस जो आपने उठाई है। हुकूमत इसी परेशानी की वजह से शायद ये फैसला कर ले, शायद कि हमें IMF से $2.2 अरब की किस्तें नहीं लेनी, हम अपना प्रोग्राम उनसे ख़त्म कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं चाहिए हमें। जब हम उनके प्रोग्राम से बाहर आएंगे तो फिर हमें ये मौका मिलेगा कि हम अपना बजट अपनी मर्जी के बनाएं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में नहीं है। $2.2 अरब की किस्त आप वापस करते हैं, जी नहीं चाहिए, मामला ख़त्म। तो लेकिन वो गुजारा कर सकते हैं अगले अक्टूबर नवंबर तक। इसलिए अगले इलेक्शन के बाद फिर हम IMF के पास जाना पड़ेगा, उस वक्त तक चीन हमें मदद करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब IMF का प्रोग्राम से बाहर निकल के आप एक ऐसा बजट बज़ाहिर दे सकते हैं
जिसमें शायद ये नजर आए कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बट सर, इलेक्शंस होंगे या नहीं, आपकी सारी बात तो डिपेंड करिए इलेक्शंस पर। अगर दिसंबर तक इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर देखिए, बात ये थी कि फिर अगर ये नहीं हुए, जिसका क्या खदशा मौजूद है, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमत ही जाएगी आईएमएफ के पास जून के। जनाब, हम आपके पास नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। पहले आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा सख्ती की थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारे जो हालात भी उस वक्त चल रहे थे, झगड़े थे, सियासी झगड़े थे, आईनी झगड़े थे, वो बड़ी हद तक फिलहाल सेटल हो गए हैं। अब हम आपके पास दोबारा एक नए कर्जे की दरख्वास्त दे रहे हैं जो आप 3 साल के लिए दें, और वो शायद $7 अरब या उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो हम जाएंगे फिर वहां पर, और उसके लिए मैं शराइत से डरा रहा हूं कि ये टर्म तो गुजर जाएगा, चीन भी हमारी मदद कर देगा। चीन अपने मुफाद में कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की मईशत को इतना तबाह करना चाहता है कि वो बाद में मजबूर करे कि आईएमएफ से कर्जे के लिए आप चीन से ताल्लुकात जरा कम करें। क्योंकि अमेरिका का बुनियादी मकसद है चीन को कंटेन करना, हमें तो साइड में नुकसान हो रहा है। हमें तो बस वो बीच में एक पिन बॉल की तरह हम लोग कभी इसके हाथ में आते हैं, कभी उसके हाथ में आते हैं। बट सर, चाइना हमें किन टर्म्स पर फिर कर्जे देगा? ऑलरेडी हम चाइना को अपनी हर चीज़ तो गिरवी रखवा चुके हैं, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, हमारे रिंग रोड्स, हमारी मोटरवेज गिरवी हैं, तो अब कोई नई चीज़ गिरवी रख के हम कर्जा लेंगे? देखिए, ये मेरा ख्याल है गलत है कहना कि हमने गिरवी रख दिया है। हमने उनसे सख्त शराइत पर लिया है, उनकी शराइत बहुत ज़्यादा है, मुनाफे की शराइत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना हमने गिरवी रखा है, ना अमेरिका इसकी इजाज़त देगा। ये भी हम आपको बता दें, एक हद से ज़्यादा वो रेड लाइन है। अगर चीन को, पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि चीन से मामला तय करें, एक हद से ज़्यादा नहीं जाने देगा, इसलिए कि अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी है चीन को कंटेन करना, और चीन की पॉलिसी है कि दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना, जिसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। अब इनमें से कौन पहले पलक झपकता है? ये जंग चल रही है, चीन और रूस करीब आ चुके हैं। चीन सऊदी अरब और ईरान के साथ उसने मामला कर लिए हैं। चीन अपनी करेंसी को ला रहा है, तो चीन को भी कमजोर ना समझें, लेकिन इन दोनों में से अपनी पलक कौन पहले झपकता है, अमेरिका पाकिस्तान के मामले में, ये चीन? ये अभी देखना। अच्छा सिद्दीकी साहब, बचा लिया जाएगा। लेकिन एक मैं ये कहूंगा, ये वक्त है कि पाकिस्तान इंतखाबात की बात करने से पहले मईशत में इतनी इस्लाहात कर ले कि एक प्रोग्राम के बाद हमें दोबारा इनके चक्करों में ना पड़ना पड़े। आईएमएफ के बड़े खतरात हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब बज़ाहिर तो लग ऐसा रहा है कि आईएमएफ वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि हालात सामने बिल्कुल भी इतनी अनसर्टेनिटी है कि लग ही नहीं रहा कि आगे होगा क्या। आईएमएफ भी शायद सर इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि आगे कुछ हालात बेहतर हों तो फिर कोई इस हवाले से आईएमएफ फैसला करे। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर किस हद तक ज़रूरी है? अब आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन ज़्यादा देर तक नहीं होते, मज़ीद डिले की सूरत हाल रहती है, तो इससे भी हमारे आईएमएफ के साथ प्रोग्राम ज़रा खटाई में पड़ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली क्राइसिस मज़ीद गहरा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त क्राइसिस अगर खुदा न खास्ता गहरा होगा, तो उन कर्जों की अदायगी जो 2024 और 2025 और 2026 में करने हैं, जिसके हमारे पास पैसे नहीं है। जो चीन भी मदद नहीं कर सकता उसके लिए, वो $25 अरब सालाना से ज्यादा हैं, वो चीन भी नहीं मदद कर सकता। वो आईएमएफ के कर्जों के बाद भी नहीं होंगे, वो तो अमेरिका की सियासी शराइत पर होंगे। इसीलिए मैंने आपसे अभी एक जुमला कहा था, वो बात पूरी नहीं हुई थी, कि अगर इंतखाबात से पहले जब भी हों, हमने इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी, कोई हुकूमत आए, कोई जाए, यही रहे, अगली जाए, उसको वो इस्लाहात टैक्सों की करनी पड़ेंगी, तवानाई के शोबे में करनी पड़ेंगी। को ये अगर इस्लाहात नहीं करते तो ना चीन बचा सकेगा खुदा न खास्ता में, ना आईएमएफ बता सकेगा। पहले हमें अपनी सब दुरुस्त करनी है, खुद अमेंडमेंट्स करनी है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और बाकी वही बात आपने बड़ी अच्छी जो की है कि इस्लाहात हमें पहले करनी है, वरना ना तो चाइना हमारी हेल्प कर सकेगा, ना ही हमें आईएमएफ के कितने ही प्रोग्राम्स मिल जाएं। जब हमने करना ही वो सब कुछ है, वही अयाशियों की तरह बजट को उड़ाना है और अपने ही करप्शन में पैसे को गबन करना है, तो फिर जब तक इस्लाहात नहीं होगी। ये है कि हम कब तक बैसाखियों पर रहेंगे, कभी चाइना की तरफ देखेंगे, कभी आईएमएफ की तरफ देखेंगे, तो हमें इन बैसाखियों से भी निकलना होगा। ठीक है, मुश्किल वक्त में ये दोस्त ममालिक हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक इन बैसाखियों से हमारी जान नहीं छूटेगी ना, हम अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए ज़रूरी है। गो के वक्ती तौर पर मुश्किल फ़ैसले होंगे, लेकिन कम अज़ कम हमें अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए कि बजाय अपने अल्ले तल्ले कम करें, हम फ़ौरन हमसायों की जानिब देखने लगते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। जब तक हालात ऐसे रहेंगे तो मुआशी मुश्किलात में कमी तो नहीं होगी, इजाफा ही देखने को मिलेगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं।
इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया है सवात में, जहां पर एक स्कूल में फायरिंग करके 6 जो तालिब इल्म है उनको जख्मी कर दिया गया है। लेकिन इस दफ़ा ये जो फायरिंग का वाकया है ये दहशतगर्दों की जानिब से नहीं हुआ, पुलिस एहलकार ने फायरिंग की है ये। और जब अभी जो इतलात सामने आ रही हैं, जो डीपीओ हैं उनका ये कहना है कि मेंटली अनस्टेबल है वो शख्स, पुलिस एहलकार जो है मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन ये उनका ये कहना है कि लेकिन बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेंटली अनस्टेबल है तो वो पुलिस में भर्ती कैसे हो सकता है? भर्ती कैसे हुआ, ये बहुत सवालात हैं कि एक शख्स जिसके हाथ में बंदूक है और वो ऐसा शख्स है जो मेंटली अनस्टेबल है और उसके हाथ में बंदूक है, इतना बड़ा रिस्क और इतनी बड़ी गफलत कैसे हुई? तो ये बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म ले रहा है। ये 6 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ये वाक़या पेश आया है सवात का इलाका संगोटा है, जहां पर एक पुलिस एहलकार ने निजी स्कूल में फायरिंग की है। 6 बच्चे जख्मी हुए हैं जिन्हें सैदुल शरीफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब खाली ये बयान काफ़ी नहीं है डीपीओ साहब का कि वो मेंटली तौर पे अनस्टेबल है। ये ना हमारे यहाँ दुनिया भर में ये बड़ा एक तरीका है कि अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउल ज़िम्मा होने के लिए किसी शख्स के चीज़ को ये कह दें जी वो तो दीवाना था, वो तो जहनी तौर पे माजूर शख्स था, इस वजह से उसने फायरिंग कर दी है। इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। सवात और केपीके ने ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के हवाले से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों के नतीजे में और अभी भी दे रहे हैं, हमारी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं हमेशा से। केपीके के अवाम ने अभी भी आप देखें कि जब एपीएस के बाद ऑपरेशन ज़रबयाज़ हुआ, आईडीपीज़ अभी तक वहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों से बाहर रह रहे हैं, हमें कुर्बानियाँ दी हैं। तो इन कुर्बानियों का समर ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि आया ये वाकई मेंटली स्टेबल था या इसके पीछे कोई तकरीबकारी का वाकया था। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया कोशिश कर रहा है G20 समिट वहां पर करवाने की। पहले ही वो आर्टिकल 370 ख़त्म करके वायलेशन कर चुका है और अब पूरी दुनिया को वो मैसेज देना चाहता है, क्योंकि G20 समिट में अमेरिका, बरतानिया, रशिया सबके मंदोबीन आएंगे और सबकी तरफ से इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में मौजूद हैं। ये सिक्योरिटी और बाकी निज़ाम का जायजा लेने के लिए वो सिर्फ आए हैं, ऑब्जर्वर आए हैं अभी वहां पर, लेकिन तैयारियां वगैरह देखने के लिए जब इन ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, तो मकबूजा कश्मीर के अंदर ये करवाने का मकसद ये है कि इंडिया एक तरीके से उसको अपना एक इलाका तस्लीम करता है और वहाँ पर करवाने का मकसद ये है कि ये तमाम ममालिक के जब मंदोबीन और तमाम वज़ीर ख़ारजा जब यहाँ पर आएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट करके चले जाएंगे कि हाँ भाई ये कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर वो इंडिया का हिस्सा है। और इससे होगा क्या, जो करारदाद है यूएन में और उसके बताया गया है ये कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुतनाज़ इलाका है और इस सब के बावजूद इंडिया तो चले अपने मज़मूम अज़ाइम के हवाले से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन ये जो बाकी ममालिक हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये यूएन में करारदाद इसकी मौजूद है, कैसे इंडिया जो है कश्मीर के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को करवा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद इलाही साहब जो कि साबिक ज्वाइंट DGIB हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। सर, G20 समिट अगर भारत कश्मीर में कराने में कामयाब होता है, भारत ने जो किया सो किया, तो डिप्लोमेटिक सतह पर हमारी कितनी बड़ी नाकामी होगी और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इकदाम करने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए G20 जो है एक बड़ा एक अहम फोरम है जिसमें 19 ममालिक हैं जो और साथ यूरोपियन यूनियन भी है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, इमर्जिंग मार्केट्स भी हैं और इसको इस दफ़ा प्रेसिडेंट है और उनका जो इंडिया इस साल के लिए नवंबर 2023 तक के लिए, तो उन्होंने एक कैलेंडर पूरा जारी किया इस साल की G20 की एक्टिविटीज़ इन इंडिया, जिसमें कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम IIJOK कहते हैं, इलीगली इंडियन OJK, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ पे रखा, जो एक प्रोवोकेटिव स्टेप है और इलीगल स्टेप है। इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं। आप समझिए कि ये इस तरह ही है अहम अल्फाज में कि एक बदमाश जो है जाली रजिस्ट्री बना के कब्जे के प्लॉट के ऊपर अपने अमीर दोस्तों को बुला ले के आइए देखें कितना अच्छा प्लॉट है। अब ये तो हकायक हैं। हमने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उसमें उनको भी आगाह किया है, तो प्लान ए तो यही होना चाहिए था कि हम इनको जारी बताते सबको, जैसे हमने सऊदी अरेबिया को बताया, चाइना को, टर्की को, और वो इससे आगाह भी हैं
पाकिस्तान ने इस पे प्रेस रिलीज भी जारी की, इतराज़ भी किया है इसके ऊपर। और इन जो हमारे स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं, अलाइज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और चाइना है और टर्की भी है, उनको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। लेकिन जाहिर है कि आप देखिए कि जो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, ये सारी गिर्द घूमती है इकोनॉमी के। इंडिया चूँकि अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, G20 का हिस्सा है, सबके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए वो उसके पीछे नहीं हटे। इवन चाइना, जिसका अपना लद्दाख में, कश्मीर में डिस्प्यूट है और बड़ा तल्ख डिस्प्यूट है, लेकिन उसकी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। अब हमने एक तो ट्राई कर ली है, उसके ऊपर नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बड़े इससे एहतियात से चलना चाहिए, डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ है उसको बयान करना चाहिए, हमें कोई उस पर दुहाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो कहीं पे भी गुम नहीं हो जाएगा, जो स्टेटस है वो रहेगा, जो हमारे उनसे तनाज़ा है वो वहीं पे रहेगा। चाइना ने अपनी तरफ से आवाज उठा के पूरी दुनिया को बराबर तो कराना चाहिए। बट सर, यू योरसेल्फ आप जो है वो सर्व कर चुके हैं एज अ DGIB, तो आपके पास तो ये सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती होंगी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या मकबूजा कश्मीर में? क्या भारत क्या बहुत ज़्यादा जुल्म सितम अगर कर रहा है, तो फिर वो किस तरह से एक इंटरनेशनली इन सब लोगों को एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वो जुल्म कर रहा है, वहाँ पर इन सबको इकट्ठा कर दे? जी देखिए, मैं इस पे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है, जैसे चाइना ने अपनाई ये स्ट्रेटेजी, उसने हमें ये भी एडवाइस किया था बहुत साल पहले कि देखिए आपका जो इशू है, तनाज़ा है, वो वहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए इसको किसी हद तक फ्रीज कीजिए और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जोर दीजिए। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो तवाना होगी और सुनी जाएगी। अभी हमने उनको ये बातें तमाम लोगों को बताई हैं। अब प्लान A तो नहीं है हमारा इस तरह का चला, प्लान B होने चाहिए। देखिए, जैसे हमने खुला छोड़ दिया है कि आपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आगाही की एक मुहिम होनी चाहिए कि ये मसला है, ये हमारा UN में केस है, इस पे ये यहाँ पे जुल्म बर्बरियत हो रही है, 3 जंगें हो चुकी हैं, दिस इज़ अ फ्लैश पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो लिहाजा इस पे आप ख्याल करें और इसको सस्टेन। देखिए, हमें अभी एक ख़त लिखना चाहिए जो हमारे इंडियन सफ़ीर को बुलाया जाए, उसके हवाले किया जाए, उसकी कॉपीज़ जो G20 कंट्रीज़ को दी जाएं अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे ये करनी चाहिए, लेकिन साथ ही मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप ये नहीं कर सकते कि इस पे दुहाई दे दें, शोर डाल दें ताकि हमारे ताल्लुकात बाकियों से भी ख़राब हो। तो इसको बड़े डेलिकेट तरीके से, डिप्लोमेसी से हल करना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से हल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर नवीद इलाही हमारे साथ मौजूद थे। और जो मसला है, तमाम ममालिक में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, बट स्टिल आप टेबल चौक या दरवाजे जो हैं वो ट्रेड के वो बंद नहीं कर सकते हैं। और लेकिन बंद करने से पहले ये भी होता है कि हमारी सियासी जमातें पब्लिक सेंटीमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हू एंड क्राई करती हैं, जिसके बाइस जिस हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की है उसको बैक स्टेप जाना पड़ता है। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी सेहत से रिलेटेड जो हमारा सेगमेंट होता है उस पर अगर आपको बताएं, कोई एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान ज़ियाबीतस के मर्ज में टॉप पर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब हर घर में तकरीबन हर दूसरे बंदे को आप देखें, घर में काफ़ी तादाद, फैमिली में अगर नज़र दौड़ाएं, कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर का होता है, या बहुत ज़्यादा हाई होती है या बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से उनके साथ और बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। डायबिटीज़ को खामोश कातिल भी कहा जाता है। ये होता क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए माहिर डायबिटीज़ डॉक्टर अली सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं, पहले एक टाइम था जब बुज़ुर्गों के अंदर या एजिड जो लोग थे उनके अंदर ये मरज़ ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब डायबिटीज़ हम देखते हैं सर, यंगस्टर्स हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, उनमें भी ये अलामात पाई जाती हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है सर? आखिर कुछ लोग कहते हैं कि ये टेंशन से होता है, कुछ कहते हैं मीठा खाने से होता है,
इस पे ज़रा रोशनी डालिए। शुक्रिया सबसे पहले वजाहत आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और आज का जो आपका सेगमेंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने चुना है। डायबिटीज़ वाकई ही जिस तरह पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में अभी नहीं आते, उनके ऊपर ये जो बोझ है ये कतई तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए भी। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान फैलाव के हवाले से, शुगर के फैलाव के हवाले से, जिसको हम प्रेवलेंस कहते हैं, दुनिया में नंबर 1 आ गया है, कि ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है। और ये प्रेवलेंस कोई तकरीबन 31% के करीब पहुंच चुका है। अगर इसको आप कोई 3-4 साल पीछे भी चले जाएं ना, तो पाकिस्तान तीसरी या 5वीं पोजीशन रखता था। तो इन 3-4 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली कि नंबर 1 आ गए। नंबर 1 दूसरे नंबर पर आप देखें कि अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पाकिस्तान का तीसरा नंबर है पूरी दुनिया में। ये डाटा अच्छा नहीं है। 33 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क में शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं। और अगली बात मैं एक और आपको बताऊं कि एक रफ अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ना 26 या 27% अभी लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी तशखीस नहीं हुई। तो अगर आप ये देखें कि वो लोग भी शामिल हों, तो हम तादाद के हिसाब से कहाँ पे जाते हैं। आपने एक इंट्रो में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इसकी वजह क्या है। आप ये अपने एशियन ममालिक में ले लें कि हमारे साथ चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान ही नंबर 1 क्यों? और हमारा रहन सहन तकरीबन मिलता जुलता है इन ममालिक के साथ। चले चाइना और इंडिया की तो हम ये बात ले लें कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना और इंडिया हमसे ऊपर आते हैं, इसलिए मैंने पाकिस्तान का तीसरा नंबर कहा। लेकिन फैलाव के हवाले से हम पहले नंबर पर क्यों हैं? जो वजह मेन बन रही है, जो अब तक का एक डाटा हमारे पास आ रहा है, पाकिस्तान का जो लाइफ स्टाइल है ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस चीज़ का। अब लाइफस्टाइल में क्या चीज़ आती है? लाइफस्टाइल में देखें कि हम इस वक्त बिल्कुल जो फिजिकल एक्टिविटी है, चलना फिरना, वॉक करना, वर्जिश करना, इनसे हम दूर होते जा रहे हैं। दूसरी लाइफस्टाइल की बात है हमारी फूड। अब आप देखें कि अगर पिछले 4-5 सालों में भी आप देख लें तो पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप ममालिक में भी आ गया है कि जहाँ पे जो फास्ट फूड का रुझान, जो प्रोसेस्ड फूड है, इसका रुझान बढ़ चुका है। और ये भी एक जिम्मेदारी, क्योंकि इससे हो क्या रहा है? मोटापा। और अगली आप बात ये देखें कि पाकिस्तान, अगर आप मोटापे का, ओबेसिटी का भी डाटा उठा लें तो पाकिस्तान आपको टॉप 10 में शामिल मिलेगा। सबकी तोंदे तो हैं। आप अगली खतरनाक बात कि ये जो ओबेसिटी है, आपने बात की थी कि अब कभी हम बड़ों में शुगर देखते थे, ये देखते थे, तो यंगस्टर या बच्चे क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेन वजह ये है कि आप बच्चों की अभी स्कूलिंग देख लें। हमारी जो पुरानी रवायात थी स्कूलों की, जहाँ पे ग्राउंड्स थे, जहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स थी, वो खत्म हो गई। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बिल्कुल लिमिटाइज करके अब हर चीज उनकी सिटिंग और उनकी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये दोनों चीज के ऊपर आके बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी बढ़ गई। और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो चूंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की होती है, तो ये जो यंग एज में जब आते हैं तो जो डायबिटीज का प्रेवलेंस या इनमें जो है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। एक अंदाजे के मुताबिक, सॉरी एक पॉइंट और, कि 1-2 साल पहले एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये भी बताया गया कि जो स्कूल गोइंग एज है, 12 साल से कम जो बच्चे हैं, उनमें तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो मोटापे की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आप ये देखें कि वजाहत फिजा कि ये बच्चे भी तो कल को जब अडल्ट एज में आके बड़े होंगे, तो अगर मोटापे को, ओबेसिटी को कैरी करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज ना किया, फूड स्टाइल चेंज ना किया, तो जल्दी डायबिटीज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मोटापा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह एक तो बहुत बड़ी वजह है। और वैसे हमने देखा है कि जैसे बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे 50 क्रॉस करते हैं, शुगर लो है, हाई है, डाउन है, उसके बाद शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई आपको तो शुगर है। तो इमीडिएटली क्या चीज़ है, क्योंकि एकदम से जितना मीठा खाने के यहाँ पर लोग शौकीन है, कोई, मैं तो कहती हूँ बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए तो हम इसी खुशी में मीठा मंगवा के खा लेते हैं। आप सही कहती हैं। जो इस एज में 50 या अबव के आके जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा कॉमन है। जो बच्चों में या यंग एज में जो टाइप 1 है वो कॉमन होती है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जेनेटिक फैक्टर है। चूंकि हम सारे
आप देखेंगे पाकिस्तान में अगर 3.5 करोड़ की हम बात करें तो 1:4 रेशो 1:5 रेशो ये तकरीबन बनती है कि हर 5वां शख्स या चौथा शख्स डायबिटीज़ में है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो पेरेंट्स अगर एक भी या मदर या फादर उस घर में डायबिटिक है तो आपने जीन्स कैरी कर लिया आगे बच्चों ने। जब आपकी एज 50 या ऊपर आती है तो आप कैरियर तो पहले से ही है, तो आपको अब आके जाहिर हो गई है। इसमें वो बात जो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखा हुआ है, अगर आपने अपनी ये फूड और इन चीज़ों को बेहतर रखा हुआ है तो इस चीज़ को आप डिले खुद ये आपके इख्तियार में कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि होता ही है कि 50+ एज हमारी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसी है कि हम और इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उस वक्त फूड और वो स्टाइल ऐसा है कि आप देखें ना, मेडिकल साइंस के मुताबिक ये है कि आपका हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम लंच करें और लाइटेस्ट आपका डिनर होना चाहिए। यहाँ तक पाकिस्तान में और खुसूसन लाहौर की आप जरा मिसाल ले लें, नाश्ता कोई घर से करके नहीं निकलता, या हल्का फुल्का कोई करेगा, उसके बाद हम थोड़ा लंच करते हैं और अपने कामों से फुर्सत पाकर रात को जो कहते हैं ना लाहौर जागता है, पेट भर के खाते तो वो पेट भर के आप डिनर करते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है, एक चीज ऐड कीजिएगा, उसके बाद फिर आप भी ऐड कर लीजिएगा। सर, इसका डिप्रेशन, परेशानी, टेंशन से कितना ताल्लुक है, एंग्जाइटी से? जी, इसका ताल्लुक ये है कि अगर हम ये करें कि जी स्ट्रेस, डिप्रेशन डायरेक्टली आपको डायबिटीज़ कॉज कर सकती है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपको ट्रिगर कर देंगे, आपके लेवल्स कंट्रोल को खराब कर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम बड़ा शॉर्ट था, बट वी ट्राइड कि तमाम इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। खुद भी फिट रहें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि आगे जाके कोई मसले मसाइल ना हो। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।